हेलो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल ज्योग्राफी का द्वितीय विषय, जो सेकंड बुक के रूप में हमारी है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था बुक का हमने पहला अध्याय जनसंख्या, भारत की जनसंख्या देख लिया था। अब हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जो हमारी द्वितीय बुक है, इसका द्वितीय पाठ। और द्वितीय पाठ का हमारा नाम है मानव बस्ती। तो आज हम मानव बस्ती पाठ के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ने वाले हैं। और आप देख रहे हैं सुरेश खराड़ी की कक्षा के माध्यम से, और पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो इस भूगोल की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे। मानव बस्ती की परिभाषा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मानव बस्ती क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आप ना यहाँ परिभाषा नाम से ही, मानव बस्ती के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि मानव बस्ती मतलब मानव जहाँ भी रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मानव बस्ती। तो मानव बस्ती क्या है, तो उसकी परिभाषा हम किस रूप में लिखेंगे, तो वह स्थान जहाँ लोग स्थायी और अस्थायी रूप से रहते हैं, जहाँ लोग स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, कि दिन में रहते हो और रात में कहीं और जाके रहते हो, इस प्रकार अस्थायी। और अस्थायी भी हो सकते हैं, दिन रात वहीं रहते हो। तो वह स्थान जहाँ लोग स्थायी और अस्थायी रूप से रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसका हम और क्या परिभाषा दे सकते हैं, तो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। मानव बस्ती है वो क्या हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होगा। तो आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी है, तो जहाँ रोजगार प्राप्त किया जाता है वो आर्थिक गतिविधियां, जैसे दुकान चलाना है या व्यापार करना है, उद्योग चलाना है, ऐसी जो मानव बस्ती बच्ची बनी हुई है उनको क्या कहेंगे, आर्थिक मानव बस्ती। सामाजिक, सामाजिक में आप देखोगे तो जैसे समाज, जैसे लोग एक समाज के ही अलग अलग घरों में लोग रहते हैं और एक बस्ती बन गई, तो उसे कहेंगे सामाजिक बस्ती। सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र मतलब वहाँ सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, तो भी उसको क्या कहेंगे, मानव बस्ती। इसमें घर, सड़कें, जल स्रोत, बाजार और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। तो इनमें क्या क्या शामिल करते हैं, घर भी होते हैं मानव बस्ती में, सड़कें भी शामिल होती हैं, जल के स्रोत, तालाब, कुएं आदि, और बाजार और अन्य सुविधाएं सभी किस में शामिल होती है, मानव बस्ती में। तो आपके मान लीजिए आपका गांव एक बस्ती है, मानव बस्ती है, तो उसमें ये सभी प्रकार की सुविधाएं होगी। कौन कौन सी, घर, सड़कें, जल स्रोत, बाजार एवं अन्य सुविधाएं, ये सब सुविधाएं आपके गांव में होगी। तो आपके गांव को भी क्या मान सकते हैं हम, क्या है वो, मानव बस्ती। तो बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। तो मुख्य विचार, बस्ती बराबर निवास और गतिविधियां और सुविधाएं। तो बस्ती में क्या क्या आ गया, निवास के स्थान भी आ गए, वहां पर क्या गतिविधियां हो रही है वो भी आ गई, और सुविधाएं भी आ गई। आगे है मानव बस्ती के घटक। बस्ती के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं बस्ती के प्रमुख घटक। पहला घटक है 6 प्रकार के, मानव बस्ती के प्रमुख घटक है वो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला है भौतिक घटक, जिसमें भूमि, जल और जलवायु, यानी जहाँ मानव बस्ती बनी हुई है वहाँ भूमि भी होगी, जल भी होगा, और वहाँ एक प्रकार की जलवायु भी होगी। तो सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि भौतिक घटक मतलब प्रकृति से अपने आप मिले हुए हैं, वो घटक कौन से कहलाते हैं, भौतिक घटक। जैसे भूमि, जल और जलवायु तीनों क्या है, भौतिक घटक है। जनसंख्या, अब मानव बस्ती है तो वहाँ जनसंख्या होगी, तो मान बस्ती में रहने वाले लोग भी वहाँ होंगे। आवास, तो उनके लोगों के रहने के लिए आवास भी होगा और अन्य भवन भी होंगे। आर्थिक गतिविधियां, वहाँ मानव बस्ती है तो वहाँ मानव बस्ती कृषि भी करते होंगे, उद्योग और व्यापार भी करते होंगे। उसके बाद है सामाजिक संस्थाएं, तो मानव बस्ती है तो वहाँ विद्यालय भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, धार्मिक स्थल, मंदिर वगैरह भी होंगे। तो इस प्रकार, और परिवहन और संचार, तो मानव को जाने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और
संचार के साधन होंगे। तो इस प्रकार मानव बस्ती के 6 प्रमुख घटक हैं। इन 6 प्रमुख घटक को आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न बन सकता है कि मानव बस्ती के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको घटकों के नाम याद हैं, तो इसमें वर्णन आप विस्तार से कर सकते हैं। भूमि, तो भूमि के ऊपर आप 5 लाइन लिख सकते हैं। जल, जल के बारे में 5 लाइन लिख सकते हैं और अलग से। तो इसको बड़ा विस्तृत रूप बनाना है तो आप बना सकेंगे, लेकिन मेन पॉइंट है वो आपको ये सभी याद रखने। बढ़ते हैं आगे। बस्ती के प्रकार। अब मानव बस्ती है वो कितने प्रकार की होती है? तो मानव बस्ती मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। कौन कौन सी? ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? जो गांव में रहती है वो ग्रामीण बस्ती, और नगर, बड़े नगर हैं तो वहाँ नगरीय बस्ती कहलाएगी। तो ग्रामीण बस्ती की क्या विशेषता होती है? तो कृषि आधारित होती है। ग्रामीण बस्तियां होती है वो कृषि आधारित होती है। वहाँ के लोग अधिकतर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। जो ग्रामीण बस्तियां है वहाँ लोग कम निवास करते हैं, छोटी होती है बस्तियां, तो जनसंख्या का घनत्व है वो भी कम होगा। प्राथमिक और गतिविधियां प्रमुख, इसमें प्राथमिक गतिविधियां प्रमुख होती है। प्राथमिक गतिविधियों में क्या आता है? कृषि आती है। तो यहाँ वो जो ग्रामीण बस्तियां होती है वो कृषि पर निर्भर होती हैं। फिर नगरीय बस्तियों की बात करें, इनकी क्या विशेषता होती है? तो ये उद्योग और सेवा आधारित होती हैं। यानी नगर में रहने वाले अधिकतर लोग क्या करेंगे? उद्योग धंधे करेंगे और सेवा मतलब नौकरियां करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व अधिक, यानी नगर है तो वह जनसंख्या भी ज्यादा रहेगी, घनत्व अधिक होगा। सुविधाएं और परिवहन विकसित, जितनी सुविधाएं गाँवों में नहीं मिलेगी ग्रामीण बस्ती में, उससे ज्यादा कहाँ मिलेगी? नगरीय बस्ती में। वहाँ नगर है, विकसित हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो अधिक मिलेगी। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब हमने पहले तो बस्ती के प्रकार पढ़े। बस्ती के प्रकार 2 थे, ग्रामीण और नगरीय। अब ग्रामीण बस्ती के भी कितने प्रकार हैं? तो ग्रामीण बस्ती के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहले जो प्रकार पढ़ा था हमने, बस्तियों के मुख्य 2 प्रकार पढ़े, ग्रामीण और नगरीय। अब हम पढ़ रहे ग्रामीण बस्तियों के भी कितने प्रकार होते हैं? तो ग्रामीण बस्ती के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। उसमें संकुल और सघन बस्तियां, तो जिसमें घर पास पास बने होते हैं और उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में विकसित होते हैं। तो घर पास पास में होते हैं और समतल जगह पे होते हैं, तो उससे कैसी बस्तियों का निर्माण होता है? संकुल या सघन बस्तियां। वहाँ लोग अधिक निवास होंगे, बस्तियां पास पास में होगी, घर पास पास में होंगे, तो क्या होगा? संकुल या सघन बस्ती बनेगी। अर्ध संकुल बस्तियां, तो जहाँ बस्ती का मुख्य भाग सघन होता है और कुछ घर मुख्य समूह से थोड़ी दूरी पर बने होते हैं। जैसे एक यहाँ मुख्य चौराहा है, इसके आसपास तो सघन बस्ती है, और फिर दूर जाएंगे तो यहाँ थोड़े और मिल जाएंगे इधर, और थोड़े दूर ऐसे बिखरे हुए, तो वो कैसे कहलाएगी? अर्ध संकुल बस्ती। और इसमें इसमें तो जैसे यहाँ रह रहे, यहाँ पूरी एक सघन बस्ती पूरी मिली हुई है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मिली हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? सघन बस्ती कहेंगे। लेकिन ऐसे टुकड़ों में होगी, यहाँ अलग और यहाँ अलग और यहाँ अलग, तो फिर उसे क्या कहेंगे? अर्ध संकुल बस्तियां। फिर प्रकीर्णन या प्रक्षिप्त बस्तियां, घर दूर दूर स्थित होते हैं, पहाड़ी और पठारी और वन क्षेत्रों में। बिल्कुल ही घर एक अलग अलग होते हैं, जैसे एक यहाँ है, फिर एक दो यहाँ है, फिर वापस एक दो तीन यहाँ मिल गए, फिर बहुत दूर जाओगे तो इधर एक दो और मिलेंगे, इस प्रकार बिखरे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रकीर्णन या प्रक्षिप्त बस्तियां। इसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं, और ऐसे कहाँ मिलते हैं अपने हमें? तो पहाड़ियों में मिलते हैं, क्योंकि पहाड़ियों में समतल जगह नहीं होती है, तो वहाँ घर दूर दूर एक एक पहाड़ी पर बने होते हैं, और पठारी और वन क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां मिलेगी। ग्रामीण बस्तियों के आकार। अब ग्रामीण बस्तियों के आकार कैसे होते हैं? तो ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग आकार होते हैं। तो अलग अलग आकार कैसे होते हैं? तो बात करते हैं हम सबसे पहले, विभिन्न आकार की बस्तियां होती हैं। पहली है जो है रेखीय बस्ती। रेखीय बस्ती मतलब एक रेखा के रूप में, जैसे
ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सड़क और नदी के किनारे। मान लीजिए ये सड़क है, ये क्या बना दी हमने? सड़क बना दी। अब क्या हुआ कि सड़क के किनारे घर बना दिए लोगों ने, कि यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बन गया, यहाँ घर बन गया, यहाँ यहाँ यहाँ, इस प्रकार से घर बन गया, एक लाइन में बन गया। तो इस और इधर भी बनेंगे, इधर इधर इस लाइन में। तो दोनों लाइनें ये देखो एक रेखा के रूप में सीधी जा रही है, ये भी एक रेखा के रूप में सीधी जा रही है। तो इसे इस प्रकार सड़क, मान लीजिए ये सड़क है तो सड़क के दोनों और अगर नदी है तो नदी के किनारे दोनों ओर। तो इस प्रकार की जो बस्तियां बनती है उससे क्या कहते हैं? रेखीय बस्ती कहेंगे। और ये कहाँ बनती है रेखीय बस्तियां? तो सड़क और नदी के किनारे। तो आपको सीधा ही प्रश्न अवसर में पूछ सकते हैं कि सड़क और नदी के किनारे कौन सी बस्तियां बनती है? तो वो बनती हैं रेखीय बस्तियां। अगला है हमारा आयताकार बस्ती। तो आयताकार बस्ती कहाँ बनती है? तो योजनाबद्ध सड़कों के किनारे आयताकार बनती है। कौन सी बनती है? आयताकार बस्ती। आयताकार बस्ती योजनाबद्ध सड़कों के कारण बनती है। योजनाबद्ध सड़कें कैसी होती हैं? तो इनका थोड़ा वर्णन कर लेते हैं हम। योजनाबद्ध सड़कें मतलब जैसे जैसे समकोण पर मिलती है सड़कें। इधर की सड़क ये आ रही है, इस प्रकार जा रही है, यहाँ से सड़क एक इधर आ रही है, एक दूसरी सड़क इस प्रकार से इधर आ रही है। अब ये योजनाबद्ध सड़कें हैं। तो इनके किनारे क्या होगा? यहाँ घर होंगे इस प्रकार से, फिर इधर घर होंगे, फिर इधर घर होंगे, फिर इधर घर होंगे। तो ये देखो एक आयताकार बन गया, यहाँ से इधर घर आ गए, यहाँ से इधर, इधर और इधर, एक आयत बन गया। तो इस आयताकार सड़कें इधर जा रही थी इस प्रकार, तो उनके बीच में आयताकार आकृति बन गई घरों की या बस्तियों की। तो उससे क्या कहते हैं? आयताकार बस्ती है। ग्रामीण बस्तियों के ये कैसे बनती है उनके प्रकार पढ़ रहे हैं हम। दूसरा था इसमें आयताकार बस्ती। अगला है वृत्ताकार बस्ती। तो वृत्ताकार मतलब आप जानते हैं वृत्त जैसा बनना। तो वृत्ताकार बस्तियां कहाँ कहाँ बनती हैं? तो तालाब और झील के किनारे। जैसे कोई तालाब है, यहाँ ऐसा तालाब है और इसके किनारे किनारे घर बन गए इस प्रकार से, इधर इस प्रकार से चारों ओर घर बन गए। तो इसमें एक वृत्त का निर्माण हुआ, मतलब गोलाकार में ये घर बन गए। तो झील या तालाब के किनारे इस प्रकार की बस्तियां बनती है। कौन सी? वृत्ताकार बस्तियां। अगला है तारे की आकृति की बस्ती, जो सड़कों के संगम पर होती है। कहाँ बनती है? तारे के आकार की, जो स्टार के में दिखता है हमें, जो बस्ती कैसे दिखती है? स्टार के रूप में इस प्रकार से दिखती है। तो उसे क्या कहेंगे? जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से स्टार के रूप में दिखती है। तो वो सड़कों के संगम, जैसे मान लीजिए कैसे बनी ये, इधर से सड़क आई, चारों तरफ से सड़कें एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार के सड़कें आई, इस प्रकार से सड़क है। तो इस प्रकार से सड़कें काट रही है, तो इनके बीच बीच में घर होंगे, इधर घर होंगे, इधर यहाँ भी घर होंगे, इस प्रकार से यहाँ भी घर होंगे, और इन सड़कों के बीच भी घर होंगे, इधर भी घर होंगे, इधर भी घर होंगे और इधर भी घर होंगे। तो यहाँ एक बस्ती बन गई इनके बीच बीच में, और ये स्टार जैसा दिख रहा है, तारे जैसा दिख रहा है। तो इससे क्या कहेंगे? तारे की आकर की बस्ती। अगला है अर्धचंद्राकार बस्ती। तो अर्धचंद्राकार बस्ती कहाँ बनती है? तो हम बात करें जहाँ नदी के मोड़, नदी के क्या हो? मोड़। जैसे ये नदी आ रही है इधर से, क्या आ रही है? नदी, और यहाँ पे एक मोड़ आ गया, क्या आ गया? मोड़ आ गया, और नदी इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इस प्रकार मुड़ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये आधे चांद की तरह दिख रहा है, सबको यहाँ से इधर आया और यहाँ चंद्राकार बन गया, आधे चांद की तरह। तो इसके किनारे किनारे अगर घर हैं, घर बने हुए हैं, तो वो भी किस प्रकार होंगे? अर्धचंद्राकार। या चंद्रमा पूरा जैसा गोल होता है,
लेकिन इसको आधा काट दे तो अर्धचंद्राकार बोलेंगे उसको। तो इस प्रकार की बस्ती बने तो उसे कहेंगे अर्धचंद्राकार बस्ती। और ये कहाँ बनती है? नदी के मोड़ या प्राकृतिक डाल पर। जैसे नदी मुड़ती है वैसे घर बन जाए किनारे तो वहां पर निर्माण हो सकता है इसका। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। संकुल बस्तियों के कारण। अब ये बस्तियां ऐसे क्यों बनती है, क्यों विकसित होती है संकुल बस्तियां, उसके कारण पढ़ रहे हैं। इसके मुख्य कारण है सुरक्षा और आक्रमण के बचाव के लिए। अब बस्तियां संकुल यानी सघन बस्तियां होती है, वो सघन क्यों बनती है, पास पास में घर क्यों बनाते हैं लोग? तो संकुल का मतलब सघन बस्तियां होती हैं। और सघन बस्तियां क्यों विकसित होती हैं? तो इसलिए विकसित होती हैं कि सुरक्षा और आक्रमण से बचाव। कि लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई हम सुरक्षित रहें और हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करे, इसलिए वो पास पास रहते हैं ताकि एक दूसरे की सहायता कर सकें। दूसरा पॉइंट जो प्रभावित करता है वो क्या है? जल संसाधनों की उपलब्धता। यानी पास पास में रहेंगे तो वहाँ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जल के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब, अलग अलग प्रकार के जल संसाधनों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उपजाऊ कृषि भूमि। और अगर कृषि भूमि उपजाऊ है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे और सघन जनसंख्या होगी, तो वो भी प्रभावित करेगा क्या? कृषि भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ। फिर है सामाजिक एकता। सभी लोगों में सामाजिक एकता होगी, सब लड़ने नहीं चाहिए, अगर लड़ेंगे तो बिखर जाएगी बस्ती। तो सामाजिक एकता भी उसमें प्रभावित करती है। सामुदायिक सुविधाओं तक सरल पहुंच। मतलब जो भी सरकार सुविधाएं देती है वो लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और समतल भूमि, और समतल भूमि होती है इसलिए कैसी बस्ती का निर्माण होता है? संकुल बस्तियों का निर्माण। संकुल बस्ती मतलब सघन बस्ती। उदाहरण के लिए कहाँ पाई जाती है सघन संकुल बस्ती का उदाहरण लिखिए, या कहाँ पाई जाती है? तो आप कह सकते हैं गंगा के मैदान में। जो गंगा नदी जाती है, बहती है हमारे हिमालय से निकलकर विभिन्न राज्यों में होकर होते हुए बहती है, तो उनके जो मैदान, उसका जो मैदानी क्षेत्र है उसके किनारे कि कैसी बस्तियां है? सघन बस्तियां हैं। तो वहां पर समतल भूमि भी होती है, जल की उपलब्धता भी होती है और उपजाऊ मृदा भी होती है। ये तीनों लक्षण मिल जाते हैं, इसलिए गंगा के जो मैदान है उसमें कैसी बस्तियां हैं? संकुल बस्तियां मतलब सघन बस्तियां। प्रकीर्णन बस्तियां यानी बिखरी बस्तियां। बिखरी बस्तियां क्यों होती है, उसके क्या कारण है? तो बिखरी बस्तियों के कारण पहाड़ी और असमतल ढाल। अब पहाड़ बने हुए हैं, जिससे इस प्रकार से पहाड़ बने हुए। अब लोग घर बनाएगा तो एक यहाँ बनाएगा, दूसरा यहाँ बनाएगा, इस प्रकार कोई बना देगा तो यहाँ पहाड़ी का ढलान में थोड़ी समतल जगह है, यहाँ बना दी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह बनाएगा। और समतल जगह है तो वो पास पास में बना सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसलिए पहाड़ी और असमतल जगह है तो कैसी बस्तियों का निर्माण होगा? प्रकीर्णन यानी बिखरी हुई बस्तियां। जल स्रोतों का दूर दूर होना। पानी नहीं मिलता है तो जहाँ पानी मिला, कोई गया यहाँ पे दूर है, यहाँ अलग पहाड़ था लेकिन पहाड़ के इधर पानी मिल गया तो वो यहाँ ही जाके बचने लग जाएगा, यानी वहाँ ही घर बना देगा कि मेरा पानी पास में पड़ेगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार जल स्रोतों का दूर दूर होने के कारण भी बिखरी हुई बस्तियां होती हैं। और छोटे छोटे खेत होते हैं, किसी का खेत यहाँ पर है, किसी का यहाँ पर है, तो फिर वो यहाँ दोनों पास में भले रहते थे लेकिन इसके घर ये खेत में जाके बचेगा तो अलग हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार छोटे खेत, क्योंकि बीच में पहाड़ियाँ होगी, समतल खेत मिलेंगे नहीं। अब इसका समतल खेत इधर मिला, इसका इधर मिला, इस प्रकार बिखरी बस्तियां होती हैं। वन और झाड़ी क्षेत्र। वहाँ पर वन और झाड़ीदार क्षेत्र होते हैं। और व्यक्तिगत कृषि भूमि के पास घर बनाने की परंपरा, यानी अपनी खुद की भूमि पर लोग खेत बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, इसलिए वह अपने पास पास घर होते हैं, सघन बस्ती होती है, उनको छोड़कर अलग अलग दूरी पर चले जाते हैं। इससे उदाहरण कहाँ मिलेंगे? तो हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में ऐसे उदाहरण मिलेंगे और मध्य भारत तक मिलेंगे, जो बिखरी बस्तियों के उदाहरण है वो। अब नगरीय बस्तियों की हम ये तो प्र, ये दोनों बस्तियों के प्रकार हैं, जो संकुल बस्तियां और
प्रकीर्णन बस्तियाँ, ये किसके भाग हैं? तो ये तो नगरीय ग्रामीण बस्तियों के भाग हैं। अब हम थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं नगरीय बस्तियों की। तो नगरीय बस्तियों की विशेषता वैसे हम 2-4 विशेषता ऊपर पढ़ के आए और कुछ और पढ़ लेते हैं इनकी क्या विशेषता है नगरीय बस्तियों की। तो पहला है जनसंख्या का अधिक घनत्व, वहाँ पर जनसंख्या है वो बहुत पाई जाती है, सघन पाई जाती है। गैर कृषि गतिविधियों के प्रमुख, यानी वहाँ कृषि गतिविधियाँ नहीं होगी। नगरीय जनसंख्या, नगरीय जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर गैर कृषि गतिविधियाँ होगी, मतलब कृषि पर आधारित गतिविधि, कोई ऐसे उद्योग नहीं होंगे। परिवहन और संचार की सुविधा विकसित, तो परिवहन यानी आने जाने के साधन और जो डाक वगैरह है, टेलीफोन वगैरह है, ऐसे संचार के साधन भी विकसित होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार में बेहतर सुविधाएं मिलेगी और आधुनिक और विविध जीवन शैली, जीवन शैली उच्च स्तर की मिलेगी। और व्यापार और उद्योग का केंद्र, जो नगर होते हैं वहाँ व्यापार भी ज़्यादा होते हैं और उद्योग भी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार से नगरीय बस्तियों की विशेषता है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि आप परीक्षा में लिख सकें। बढ़ते हैं आगे। नगरीकरण की प्रक्रिया, आजकल नगरीकरण बढ़ रहा है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्यों बढ़ रहा है नगरीकरण? नगरीकरण का मतलब होता है गाँवों से नगर की ओर जाना और वहाँ बस जाना। तो नगर के लोग, गाँवों के लोग नगर में जाकर क्यों बस रहे हैं? तो उसके बारे में मुख्य कारण हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास ही क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नगरीकरण। गाँव के लोग हैं जो शहरों में जाके बस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नगरीकरण। तो नगरों की जनसंख्या, नगरों की संख्या और आकार में वृद्धि। अब गाँव के लोग नगरों में जाएंगे तो वहाँ आकार में, नगर मान लीजिए पहले नगर इतना बड़ा था, तो और जाएंगे वो किनारे किनारे बसते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी जो संख्या है, नगरों नगरों की संख्या भी बढ़ेगी और आकार में भी वृद्धि होगी। आकार मतलब पहले यहाँ था, अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ भी लोग नहीं आ रहे, धीरे धीरे थोड़े इधर और बस गए, तो इस प्रकार एक अलग नगर और बन गया। तो इस प्रकार नगरों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और आकार में भी वृद्धि होती है। किससे? नगरीकरण से। कृषि से उद्योग, कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। तो कृषि का उद्योग करते थे पहले ये लोग जो बाहर से आए, लेकिन अब सेवाओं की ओर बदल गए, मतलब नौकरियां पाने के लिए इधर आ गए और नौकरी करने लग गए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, तो यहाँ पर इनको सब ये सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय सुविधाओं से जुड़ना, तो इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मिलती है, इसलिए वो लोग गाँव से कहाँ चले जाते हैं? नगरों में, और नगरीकरण बढ़ रहा है आजकल। नगरों का वर्गीकरण। अब नगर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से नगर के प्रकार हैं? तो नगर जनसंख्या और क्षेत्रीय महत्व के आधार पर नगर कौन कौन से होते हैं? तो छोटे नगर, मध्यम नगर, बड़े नगर और महानगर, और इसके आगे मेगा सिटी जहाँ 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो, और नगरीय समूह। इस प्रकार से नगरों को कितने भागों में बांटा है हमने? 6। तो ये 6 नगरों के वर्गीकरण, नगर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 6 प्रकार के हो सकते हैं: छोटे नगर, मध्यम नगर, बड़े नगर, महानगर, मेगा सिटी जहाँ 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो, और नगरीय समूह। इस प्रकार से नगरों को 6 भागों में बांटा जा सकता है। नगरों के प्रकार। अब नगरों के प्रकार, इस ये आपके लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ सकते हैं कि कार्य के आधार पर नगर, कौन सा कार्य किस नगर में ज़्यादा किया जाता है? तो व्यापारिक नगर, यानी जहाँ व्यापार किया जाता है वो व्यापारिक नगर कहलाते हैं। इसमें सूरत और कानपुर प्रसिद्ध हैं व्यापार करने में, और उनको क्या कहते हैं? व्यापारिक नगर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा ही प्रश्न आएगा, व्यापारिक नगर है, फिर नाम दे दिया सूरत, कानपुर, और दूसरे नाम इधर से दे दिए इनमें से, तो आपको पहचानना पड़ेगा उससे कि व्यापारिक नगर कौन सा है, तो सूरत और कानपुर। प्रशासनिक नगर, यानी जो राजधानियाँ होती है उनको प्रशासनिक नगर कहते हैं। तो चंडीगढ़ भी किसी राज्य की राजधानी है, और जयपुर भी किसी राज्य की राजधानी है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? प्रशासनिक नगर कहेंगे। और औद्योगिक नगर,
जहाँ उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा ही होते हैं, जैसे है जमशेदपुर और भिलाई। ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जमशेदपुर तो लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और भिलाई भी, ये दोनों लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ उद्योग ज़्यादा चलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया? औद्योगिक नगर। धार्मिक नगर, जहाँ धर्म से संबंधित धार्मिक बातें होती हैं, जैसे हरिद्वार, तो इसमें धार्मिक से संबंधित है। वाराणसी धार्मिक से संबंधित है। अगला है सांस्कृतिक नगर, मथुरा और अजमेर। वहाँ संस्कृति को, पुरानी जो संस्कृति है हमारी, उसको बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कृष्ण से संबंधित बहुत सारी आपको चित्र वहाँ मिलेंगे। कहाँ पर? मथुरा में। उसी प्रकार अजमेर में। ये दोनों क्या है? सांस्कृतिक नगर हैं। फिर है पर्यटन नगर। तो पर्यटन यानी जो भ्रमण के लिए प्रसिद्ध हो, वो पर्यटन नगर शिमला और गोवा। तो आपको इस प्रकार से नगरों के प्रकार में किसी भी प्रकार का पूछ लिया जाए, जैसे औद्योगिक नगर कौन से हैं, सांस्कृतिक नगर कौन से हैं, तो हमने दो दो नाम यहाँ सभी लिए। इतने ही नहीं है, दो ही नाम नहीं है, नाम ज़्यादा है, लेकिन हमने हमें समझने के लिए हमें दो दो नाम लिए हैं। तो आपको कम से कम दो नाम तो याद रहने ही चाहिए। नगरीय समस्याएं। अब नगर, हमने अगली स्लाइड में पढ़ा था कि नगरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांवों से नगरों में जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? लोग गांवों से नगर में जाएंगे, नगरों में क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो वहाँ अत्यधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो उनके रहने की व्यवस्थाएं और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कमी आएगी। तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी वहाँ पर। दूसरा, यातायात जाम। जितने लोग ज़्यादा होंगे तो जाम ज़्यादा लगेंगे और ट्रैफिक जाम लगेंगे। आवास में कमी, रहने के जो स्थान है उनमें कमी आ जाएगी, घरों में कमी आ जाएगी। जल और से सीवेज की समस्या, पानी पानी उनके लिए पीने और स्नान करने के लिए पानी की प्रबंध की समस्या होगी, पानी मिलेगा नहीं लोगों को। और झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, यानी कच्ची झोपड़ियाँ बना के रहेंगे, तो झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होगा, विस्तार होगा, बढ़ावा मिलेगा उनको। जल, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, वहाँ इस प्रकार के प्रदूषण होंगे। और बेरोजगारी बढ़ेगी लोगों की संख्या बढ़ने के कारण। तो इस प्रकार के से नगरीकरण के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रश्न सीधा ही बन सकता है, नगरीकरण की मुख्य समस्या क्या क्या है, वर्णन कीजिए। तो आपको ये पॉइंट याद है, तो इसमें आप दो चार चार बातें और जोड़ के लिख पाओगे। तो आपको मुख्य रूप से ये पॉइंट याद कर लेने। ग्रामीण नगरीय उपमांत, क्या है ये ग्रामीण नगरीय उपमांत? देखते हैं। परिभाषा, नगर और गांव के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र जहां ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषता दिखाई देती है। मतलब एक ऐसा स्थान जहां नगर की भी विशेषताएं हो और ग्रामीण की भी विशेषता हो। तो दोनों विशेषताएं जहाँ मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण नगरीय उमांत क्षेत्र। क्या कहेंगे? ग्रामीण नगरीय उमांत क्षेत्र। इसमें जैसे कृषि भूमि भी है, और वहाँ पर आवासीय कॉलोनी के साथ साथ कृषि भूमि भी है, और भूमि का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, बदलाव हो रहा है, नए उद्योग और बाजार भी हैं। तो यहाँ कंडीशन दोनों मिली। जैसे कृषि वाली विशेषता होती है वो किसकी? ग्रामीण की। और उद्योग वाली विशेषता है वो नगरीय की। तो यहाँ तो नगरीय और दोनों मिश्रित हैं, ग्रामीण भी है, नगरीय भी है, तो इसलिए उनमें दोनों विशेषता मिलेगी। और परिवहन सुविधाओं का भी विस्तार जल्दी से होगा। उपनगरीय उपनगरीकरण, अर्थ क्या होता है इसका? तो मुख्य नगर से जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के आसपास उपनगरों में फैलना। तो इस प्रकार के जो उप बड़े नगर हैं उनके पास छोटे छोटे उपनगर बन गए। ये जैसे ये बड़ा नगर है इतना, और इसके पास में उपनगर एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, तो इसे कहते हैं, छोटे नगरों को क्या कहते हैं? उपनगर। तो इसके प्रमुख कारण क्या है? तो मुख्य नहर में महंगी भूमि या मकान। तो मेन जगह है वहाँ पर महंगी भूमि मिल रही है, तो लोग उसके दूर थोड़ी सस्ती मिलेगी तो उधर जाके बच जाएंगे, तो इस कारण उपनगर बन जाएंगे। उपनगर में सस्ती भूमि तो सस्ती मिल जाएगी इधर, और बेहतर आवासीय वातावरण,
यहाँ प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं होगा दूर जाके रहेंगे तो। और नए औद्योगिक और वाणिज्य केंद्र, और इधर उद्योग धंधे खोलेंगे और एक नया नगर बन जाएगा। तो इस प्रकार से विकसित होते हैं क्या, उपनगर। उपनगर कैसे विकसित होते हैं? भारत के प्रमुख महानगर। भारत के प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं? तो भारत में 6 प्रमुख महानगर हैं। जो नगर से बड़े होते हैं वह महानगर। तो महानगर कौन कौन से? पहला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे। तो इस प्रकार से भारत के प्रमुख महानगर कौन कौन से हैं? तो आपको ये 8 नाम इसमें याद रखने हैं। ये ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकते परीक्षा में। हमने संक्षिप्त भाषा में समझाया है। पहलू, हम अंतर करना है हमें ग्रामीण और शहरी बस्ती में, नगरीय बस्ती में, तो किस आधार पर करेंगे? तो जनसंख्या के आधार पर। पहला पहलू है हमारे जनसंख्या। तो ग्रामीण बस्तियों में जो जनसंख्या है वो कैसी होती है? कम, और नगरीय बस्ती में अधिक। हमने एक एक शब्द से याद कर लिया, लेकिन परीक्षा में हमें बड़ा बनाकर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पहलू लिख देंगे जनसंख्या, और फिर वर्णन करेंगे, तो इस बस्ती इस बीच में लाइन करके दोनों भाग में डिवाइड कर देंगे, और फिर लिखेंगे कि ग्रामीण, पूरी यहाँ पूरी लाइन लिख देंगे, ये ग्रामीण बस्ती है वो यहाँ लिख देंगे, जोड़ देंगे। ग्रामीण बस्तियों में कम जनसंख्या पाई जाती है। फिर यहाँ लिखना है, बड़ी लाइन बना के लिखना है, तो नगरीय बस्तियों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर दोनों में अंतर हो गया। दूसरा है सुविधाएं। तो ग्रामीण बस्तियाँ होती है उसमें सीमित सुविधाएं पाई जाती हैं, और नगरीय बस्ती होती है उसमें विकसित सुविधाएं पाई जाती हैं, जैसे टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। तो ग्रामीण में सीमित होंगे, कम मात्रा में होंगे, और वहाँ पर विकसित होंगे, यानी फैशन के नई के टेक्नोलॉजी के अनुसार बने होंगे। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर कर सकते हैं। सामाजिक संबंध। तो ग्रामीण बस्तियाँ उसमें सामुदायिक सामाजिक संबंध होते हैं, और जो शहरी है उसमें विविध और औपचारिक होते हैं। उसी प्रकार जीवन शैली ग्रामीण बस्ती में सरल और कृषि आधारित होती है, और नगरीय बस्ती में आधुनिक और विविध होती है। इस प्रकार आप शॉर्टकट में इसको याद रखोगे, तो लिखना है तो आप इसको बढ़ा के लिख सको, बड़ा करके लिख सकते हो। अगला बिंदु है हमारा नगरीय समस्याओं का समाधान। अब नगर में बहुत सारी हमने समस्या पड़ी ऊपर, तो उनका समाधान हम कैसे करेंगे? तो ये प्रश्न सीधा ही आएगा कि नगरीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेंगे, वर्णन कीजिए। तो आप नगरीय समस्याओं का समाधान के मुख्य बिंदु इस प्रकार से याद कर सकते हो कि वैज्ञानिक और दीर्घकालिक नगर नियोजन, यानी वैज्ञानिक तरीके से नगर नियोजन की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। फिर सस्ती और सुरक्षित आवासीय योजनाएं, वहाँ रहने के लिए लोगों को सस्ती और सुरक्षित आवासीय योजनाएं देनी पड़ेगी। फिर है सार्वजनिक परिवहन विस्तार, यानी सरकारी गाड़ियों को बढ़ाना पड़ेगा। स्वच्छ जल और सीवेज व्यवस्थाएं, साफ जल पीने के लिए और सीवेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठोस कचरे को प्रबंध पृथक्करण और पुनर्चक्रण, यानी कचरा है उसको समाप्त करने की योजनाएं बनानी पड़ेगी। और प्रदूषण नियंत्रण, जहाँ भी प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। हरित पट्टियों और खुले स्थानों का विकास, जहाँ भी जगह खाली मिले वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर हरित पट्टियों का निर्माण करना पड़ेगा। और अगला है उपग्रहों का योजनाबद्ध निर्माण। तो उपग्रह नगरों का योजनाबद्ध निर्माण। छोटे नगरों में रोजगार के अवसर, छोटे नगरों में अगर रोजगार मिल जाएंगे तो बड़े नगर में जाएंगे नहीं, और वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रकार से हम छोटे नगरों में रोजगार के अवसर दे देंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और सुविधाओं का विस्तार करेंगे तो लोग शहर में नहीं जाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है हमारे वो किसके हो गए, नगरीय समस्याओं के समाधान की। तो इन पॉइंटों के द्वारा हम इसका वर्णन कर सकते हैं। आपने ये पॉइंट लिख दिया, इसमें बड़ा प्रश्न है 5-10 नंबर का, तो और इसके ये पॉइंट हो जाएगा, और इसका विस्तार से वर्णन आप अलग से कर पाओगे। तो इस प्रकार से हम
अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे। महत्वपूर्ण शब्दावली, इस पार्ट में क्या क्या शब्द आए उनके आप इंग्लिश में आए तो हिंदी में देख सकते हो, हिंदी से इंग्लिश में देख सकते हो, और अपनी हमारे लिए याद हो जाएगा सुविधा की दृष्टि से। अब हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रिवीजन है, ये आप करते रहिए। हमने जो ऊपर से पढ़ा उसी में से कुछ लाइनें हमने जो महत्वपूर्ण ज़्यादा लगी वो वापस लिख लिए आपके लिए, तो आप इसको पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। तो आप इस क्लास के माध्यम से इस कक्षा को पुनः देखते रहिए। कोई समस्या आए, नोट से संबंधित कोई समस्या हो तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम की जो हमारा चैनल का नाम है सुरेश खराड़ी ई कक्षा, तो इसी नाम का टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर देना आप टेलीग्राम, और उस टेलीग्राम के ऐप पर क्या लिख के सर्च करोगे सुरेश खराड़ी ई कक्षा, तो अपना चैनल वहाँ पे ये लोगो आपको दिख जाएगा। तो उस लोगो से आपको जुड़ जाना है, और वहाँ से जुड़ जाओगे टेलीग्राम से। वहाँ में ये क्लास होने के बाद जो PDF है वहाँ डाल दूँगा मैं इस चैनल पर। और आपको अगर सीधा लिंक से जाना है आपको, तो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक आप इस कक्षा का दोहरान करते रहिए और याद करते रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्र को शेयर करें, और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।